नाज़रीन 36 घंटे और प्रोजेक्ट फ्रीडम ख़त्म। 4 मई को शुरू हुआ था, 5 मई को सस्पेंड हो चुका हुआ है। सिर्फ 36 घंटे। ये जो मैं आपको अगली खबर बताने जा रहा हूँ, ये ऐलान है ट्रंप का कि हमने हार मान ली है। दुनिया का हर एनालिस्ट, चाहे जो अमेरिका के साथ भी खड़ा था, जो साथ देता था इजराइल का, वो भी कह रहा है कि इतनी जल्दी हार मान ली और इतनी आसानी से हार मान ली है। नाजरीन, ये वीडियो आपको बताएगी कि अमेरिका को कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, ईरान की पोजीशन क्या है और अमेरिका ने जो हार मानी है वो किस तरह मानी है, उसके बाद का फ्रेमवर्क क्या होगा। दोस्तों, ट्रूथ सोशल पे आके ट्रंप ने लिखा है, वो कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स will suspend Project Freedom in the Strait of Hormuz at the request of Pakistan and other countries to allow time for a final agreement with Iran। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि एक तरीका बन गया है। जब भी अमेरिका ने किसी बात से पीछे हटना होता है तो वो कहता है जी पाकिस्तान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी है। अब तो उसने ये भी ऐड किया है कि कुछ और मुल्कों ने भी मुझे कहा है, लेकिन पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया है। तो खैर चले मान लेते हैं जी पाकिस्तान ने ही रिक्वेस्ट की होगी। पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों ने मुझे दरख्वास्त की है कि होर्मज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको सस्पेंड किया जाए ताकि ईरान के साथ फाइनल एग्रीमेंट के लिए वक्त मिल सके। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इसी दिन मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो गया। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का। एपिक फ्यूरी क्या था? ये जो पूरी जंग है जो अमेरिका और इजराइल ने मुसल्लत की थी, इसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया था। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। आज ये जंग ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। सवाल यहाँ पर यह है जो कि आपके जहनों में भी होगा यकीनी तौर पर, कि कौन जीता। आइए शुरू करते हैं। पहले रूबियो की बात सुनते हैं। ड्रॉप साइट के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा है कि द यूएस कंसिडर्स ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कंक्लूडेड एंड क्लेम्ड वाशिंगटन अचीव्ड ऑल ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी वो कह रहा है कि जी हम आज ये फैसला कर रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो रहा है और वाशिंगटन ने यानी अमेरिका ने अपने तमाम मकासद पूरे कर लिए हैं, अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं वो थे क्या? पहला ऑब्जेक्टिव था रजीम चेंज करेंगे। खामनाई साहब को शहीद किया लेकिन रजीम वहीं के वहीं खड़ी है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। IAEA कहती है कि यूरेनियम आज भी उतना ही है ईरान के पास, आज भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था जी हॉर्मज़ खुलवाएंगे। हॉर्मज़ तो अभी भी बंद है और ईरान के कंट्रोल में है। चौथा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी जंग के बाद 66% और बढ़ चुकी है। तो अब सवाल ये है हुजूरे वाला कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल किया है। रूबियो और क्या कहता है? वो कहता है व्हाट द प्रेसिडेंट वुड प्रेफर इज अ डील। सदर जो है वो तरजीह देंगे कि डील हो जाए। वी वुड प्रेफर टू सिट डाउन एंड वर्क आउट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस दैट टचेस ऑन ऑल द की टॉपिक्स, अ फुल ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट सो द वर्ल्ड कैन गेट बैक टू नॉर्मल। सदर को डील चाहिए, वो बैठना चाहते हैं और फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करना चाहते हैं जो तमाम टॉपिक्स को कवर करेगा। हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुलवाने की बात होगी। अब यही हुर्मुज़ जो है इस जंग से पहले खुली हुई थी, ईरान का कंट्रोल भी उस पर मुकम्मल तौर पर नहीं था। तो ये कौन सी जंग है जो आपने जीती है जिसमें आप हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मिन्नतें करते फिर रहे हैं? और अगली जो आपको बताऊंगा बात कि ये मिन्नतें किससे कर रहे हैं, अमेरिका किससे मिन्नत कर रहा है, वो भी जान के आप हैरान हो जाएंगे। ईरान को तबाह करना मकसद था और अब ये कह रहे हैं हमें डील चाहिए ईरान से। अब आप सोचिए, आयरनी देखिए। रूबियो ने स्टेट डिपार्टमेंट से क्या कहा है? वो कहता है वी आर आस्किंग द यूएन। अब ये मैंने मिन्नतों वाली बात की थी ना, ये उसकी कली खुलने जा रही है। वी आर आस्किंग द यूएन टू कॉल ऑन ईरान टू स्टॉप ब्लोइंग अप शिप्स, रिमूव द माइंस एंड अलाउ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। हम कौम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ईरान से कहे कि भैया कश्तियाँ उड़ाना छोड़ दो, जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं वो छोड़ दो, वो हटा लो वहाँ से, और जो इंसानी इमदाद है वो पहुँचने दो। इफ़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कांट रैली बिहाइंड दिस एंड सॉल्व समथिंग सो स्ट्रेट फॉरवर्ड देन आई डोंट नो व्हाट द यूटिलिटी ऑफ द यूएन सिस्टम इज़। अगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस मकसद के पीछे हमारे साथ खड़ी नहीं हो सकती तो मेरी समझ से बाहर है कि अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद ही क्या है। अब ये वो मुल्क बात कर रहा है नाजरीन कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा से पूछा तक नहीं था ये जंग शुरू करने से पहले।
28 फरवरी को जब आपने ये काम किया था तो क्या आपने यूएन को एतमाद में लिया था? और अब वही बहर हुर्मुज़ जो पहले से खुली हुई थी वो खुलवाने के लिए आप यूनाइटेड नेशन से मिन्नतें कर रहे हो। अब मैं आपको असली वजह समझाता हूं, बताता हूं कि 36 घंटों में जो एक नया ऑपरेशन शुरू किया था इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से, सिर्फ 36 घंटों में नाकाम क्यों होता है। टेलीग्राफ ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, अखबार है बहुत बड़ा, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है एन ऑयल टैंकर हगिंग द ओमानी कोस्ट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वुड हैव ऑल एट मोस्ट 20 मिनट्स फ्रॉम द लॉन्च ऑफ अ हाई एक्सप्लोसिव ड्रोन फ्रॉम ईरान अंटिल इट्स इम्पैक्ट। वो कहता है कि एक ऑयल टैंकर अगर ओमान के साहिल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो मदद लेता है अमेरिका की कि ठीक है आप ऐसा करें, आप मुझे एस्कॉर्ट करें और बहर हुर्मुज़ से निकाल दें। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या था? वो यही तो था ना कि हम उन तमाम जहाज़ों की, कश्तियों की मदद करेंगे, उनको एस्कॉर्ट करेंगे बहर हुर्मुज़ से निकालने के लिए और ईरान से बचाने के लिए। चलें, वो ऑयल टैंकर कहता है कि आप हमें निकालें। अब अगर ईरान एक हाई एक्सप्लोसिव ड्रोन लॉन्च करता है उस टैंकर की तरफ, तो उस टैंकर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट है, और 20 मिनट में कोई टैंकर वहां से निकल नहीं सकता है, बहुत बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं। और अगर, आगे सुनिए, अगर ईरान सी स्किमिंग मिसाइल चलाए, ये वो मिसाइल होता है जो समंदर के अंदर से होकर जाता है, अगर वो स्किमिंग मिसाइल चलाए तो उस जहाज के पास आधे से भी कम टाइम होगा, आधे मिनट से भी कम टाइम होगा कि वो रिएक्ट कर सके। ना सिर्फ उस जहाज के पास, बल्कि वो जो अमेरिकन जहाज हैं, जंगी जहाज जो कि उसको बचा के ले जाने के लिए वहां पर मौजूद होंगे, उनके पास भी 30 सेकंड होंगे। ये टेलीग्राफ की खबर है, उसका पूरा एनालिसिस है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया उसने कि या मैक्सिमम 20 मिनट्स है जिसमें कुछ नहीं हो सकता अगर ईरान ड्रोन लॉन्च करे। अगर ईरान मिसाइल लॉन्च करे तो 1 मिनट से भी कम है। और आगे वो लिखता है कि सच डेंजर्स एंड कंसिडरेशंस अबाउट व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कैन डू टू स्टॉप देम हैव बीन वेइंग ऑन हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैंडेड शिप्स। जितनी भी फंसी हुई कश्तियां हैं ना, वो सब एनालिसिस करी, उनको पता है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ठीक है अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कितना को रोक लेगा वो। और ये मैं एक मिसाइल की बात कर रहा हूं, और अगर उसने एक साथ कहीं छोड़ दिए तो फिर अमेरिका क्या ही कर लेगा। वो कहता है वी आर हु आर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट अमेरिकन ऑफर टू गाइड देम आउट ऑफ द गल्फ ब्लॉकेड। और वो ये सोच रहे थे, वो इस कश्मकश में थे, क्या अमेरिका के इस ऑफर को कबूल किया भी जाए जो वो दे रहा है हमें कि मैं आपको यहाँ से सेफली गुजारवा दूंगा, एस्कॉर्ट करके ले जाऊंगा। तो ये जो नाकाम हुआ है ना, अमेरिका ने बड़े फराग दिली का मुजाहरा किया। उसने कहा जनाब आए, मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ से, मैं आपको बाहिफाजत लेके जाता हूँ। जो कश्तियों के मालिकान थे उन्होंने कहा हम पागल हैं, हम इन पे भरोसा करें? भाई आधे से कम मिनट में मिसाइल पहुंच जाएगा हमारे पास ईरान का, हम क्या करेंगे? टैंकर तबाह, जानों का नुकसान, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल जो है वो समंदर बुर्द हो जाएगा, हम क्या करेंगे? तो ये वजह है कि किसी ने यकीन ही नहीं किया। शिप के कैप्टन्स ने कहा कि हम जाएंगे ही नहीं भाईजान। इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उन्होंने कहा कि हम कवर नहीं देंगे। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम इस तरह खत्म हुआ है हुजूर। अब पैट्रिका मैरेंस, ये कमाल की एनालिस्ट है, इनके एनालिसिस पे आता हूं, बड़ा कमाल एनालिसिस किया उन्होंने। वो कहती हैं टुडे डोनाल्ड ट्रंप पॉज्ड ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम एंड जस्ट as he did win the war ended it without achieving any objective। उसने कहा जैसे जंग जीती है ना ट्रंप ने बगैर कोई मकसद हासिल किए, ऐसा ही उसने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम खत्म किया है बगैर कोई मकसद हासिल किया। आगे कहती है फॉर दोज लुकिंग फॉर द आंसर एज टू व्हाई ही सेंट 2 destroyers थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द आंसर इज दैट ही नीडेड अ विक्ट्री स्पीच इवन इफ स्ट्रेटेजिकली इट मेंट नथिंग। और यहां पे पूरी कली खुलती है, बिल्ली थैले से बाहर यहां पे आती है। वो उसने सिर्फ दिखाना था ट्रंप ने, उसने सिर्फ 2 डिस्ट्रॉयर, सिर्फ 2 जंगी जहाज भेजे थे अपने और प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए। आप मुझे बताएं 2 जंगी जहाज जो हैं वो ईरान की मिसाइल की ताकत के सामने क्या कर सकते हैं? अब वो भेजे उसने। पैट्रिका कहती है कि उसको ना स्ट्रेटेजिकली जीतनी चाहिए थी, उसको बस ये दिखाना था कि देखो जनाब हमने जो है वो, आपको पता है 36 घंटों में टोटल 2 जहाज हैं जो गुजरे हैं वहां से, जो अमेरिका गुजरवा पाया है, आप कह लें, ठीक है। तो वो भी कह रही है उसको सिर्फ एक विक्ट्री स्पीच चाहिए थी। सो आपने क्या किया, 2 शिप्स निकाले वहां से, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि हम जीत गए, हमने कुछ ना कुछ कर दिया। आपको फोटो मिल गई या फोटो ऑप मिल गया। दोस्तों असली जीत जो है वो क्या है? पैट्रिका कहती है कि ट्रंप बैक डाउन बिकॉज हिज प्रोजेक्ट फ्रीडम आइडिया वाज क्रिएटिंग अ परमानेंट वॉर एंड ही रिमेन्ड अंडर प्रेशर फ्रॉम द मार्केट्स। ये है एक और बड़ी वजह कि ये जो आइडिया था ना ट्रंप का कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करेंगे, इसका मकसद ये था या इसका मतलब ये निकलता था
कि ईरान इसको एज अ परमानेंट वॉर समझता कि अब ये हमेशा की जंग है, और इस वक्त ट्रंप जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उस पर मार्केट्स का, उस पर मंडियों का प्रेशर है, कीमतें ऊपर जा रही हैं ना। और मार्च में उसने क्या लिखा था, वो कहता है इट वाज सपोज टू बी अ 4 वीक्स विच टर्न इनटू 8 एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 100 डेज। 4 हफ्तों की जंग थी, फिर 8 हफ्तों की हो गई, और अब 100 दिनों की बात हो रही है। ऑब्जर्व वाई इजराइल एंड द यूएस अंडर एस्टिमेटेड ईरान एंड रन द रिस्क ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम दिस डिफीटेड नॉट बाय ईरान बट बाय द ग्लोबल मार्केट। आप वो कहती है कि असल जो हार है, जो अमेरिका को और इजराइल को उठाना पड़ी, और वो ये मान रही है कि हार हुई है, मतलब ये खुद भी इजरायली है, हार हुई है, वो सिर्फ ईरान से नहीं हारा अमेरिका और इजराइल। ये दोनों मुल्क जो हैं, अमेरिका और इजराइल, ये मंडियों से भी हारे। इनको जो असल में हराया है ना, वो मार्केट ने हराया है, क्योंकि इस जंग की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आता हूँ त्रिता पारसी, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े कमाल के एनालिस्ट हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं। इन्होंने कहा है द जियोपॉलिटिकल रेप्रिकॉशंस ऑफ ईरान वॉर आर लाइकली टू बी मोर फार रीचिंग देन दोज ऑफ द इन्वेजन ऑफ इराक। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका ने इराक पर भी तो हमला किया था, वहाँ भी कुछ नहीं निकला, लेकिन अमेरिका को क्या हुआ, आज भी सुपर पावर थे। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो कुछ हुआ है ना, ये इराक से मुख्तलिफ है। इराक में फिर भी अमेरिका को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जो ईरान से उठाना पड़ेगा। कैसे? इराक से ज़्यादा कैसे? सुनिए, वो कहता है इन इराक द यूएस एटलीस्ट वन द वॉर मिलिटरीली इन 3 वीक्स। और उसमें कोई शक नहीं है, ईरान जो है, इराक में अमेरिका अस्करी लिहाज से जीत गया था, ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है, और 3 हफ्तों में जीत गया था। लेकिन आगे वो लिखता है कि ओनली टू लूज द पीस लीडर, लेकिन अमन हार गया था। In Iran, the US has lost not just the peace but the war itself. तृतीय लिखता है कि अमेरिका ईरान में सिर्फ जंग नहीं हारा, यहाँ पे अमन भी हारा है और जंग दोनों हारा है एक साथ। ये इंपॉर्टेंट है, इराक में जंग जीती थी, अमन हार गया था। ईरान में जंग भी हारी है और अमन भी हारा है। आगे वो कहता है दिस रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मार्क्स एज टू वेदर यूएस ग्लोबल प्रेमेसी इज फीजिबल एनीमोर। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात सिर्फ तृतीय नहीं कर रहा, ये बात दुनिया का हर वो शख्स कर रहा है जो इंटरनेशनल अफेयर्स को जानता है, बल्कि ये बात खुद वो ममालिक कर रहे हैं जो अमेरिकन ताकत पे इन्हसार करते थे। वो कहता है ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि वो जो अमेरिका की पूरी खित्ते, पूरी दुनिया में एक प्राइमेसी थी, क्या वो फिजिबल भी है? इफ़ अ कंट्री लाइक ईरान कैन नॉट only deny the US victory but impose on it a strategic defeat through the use of technology and geography, it is not only the reliability of America's security umbrella that comes under question but also its efficiency. वो कहता है बल्कि एक ईरान जैसा मुल्क जिसने न सिर्फ अमेरिका को रोका बल्कि टेक्नोलॉजी और अपनी जोग्राफिया की मदद से अमेरिका को स्ट्रेटेजिक डिफीट भी दी है, और अमेरिका की जो इनसिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो बड़े बड़े मुल्कों पे थी, उन मुल्कों का अमेरिका की इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला से भरोसा उठ गया है। ये है असल सवाल, ये है असल हार सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ईरान से हारा है कि नहीं हारा, हार ये है कि बतौर सुपर पावर उसने जो एक भरोसा दिला के रखा था पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे अपने इत्तेहादियों के, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, उस भरोसे की कली खुल गई है। आगे वो कंक्लूजन नतीजा दे रहा है बड़ा मज़े का, वो कहता है व्हाट इमर्जेस इंस्टेड इज़ आर्ग्यूबली अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। जो चीज़ उभर के सामने आई है वो शायद एक नया ग्लोबल ऑर्डर है। क्या? वन नॉट डिफाइंड बाय डोमिनेंस बट बाय म्यूचुअल डिनायल। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें डोमिनेंस नहीं है अमेरिका की, उसके अंदर जो है तमाम ममालिक का एक मुश्तरका मुत्तफ़िका इनकार शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस वर्ल्ड द ग्रेट पावर्स कैन नॉट सिंपली इम्पोज देयर विल एंड स्मॉलर स्टेट्स कैन रेजिस्ट देम एट टॉलरेबल कॉस्ट। अब वो इनकार क्या है? वो इनकार ये है कि अब असरे हाज़र में, इस दौर में जो बड़ी ताकतें हैं वो अपनी मर्ज़ी कायम नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी थोप नहीं सकती हैं, और जो छोटी रियासतें हैं वो छोटी सी कीमत अदा करके उसको रेजिस्ट कर सकती हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। असल में नया वर्ल्ड ऑर्डर ये है म्यूचुअल डिनायल। कोई किसी पे पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, छोटे मुल्क बड़ी ताकतों को रोक सकते हैं। ये नया निज़ाम है दुनिया का दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रखता हूँ कि तारीख़ कैसे दोहरा रही है ख़ुद को। मैं आपको 1956 में लेकर चलता हूँ नाज़रीन। स्विस क्राइसिस, यहाँ पे डग केसी एक एनालिस्ट है,
और अमेरिकन एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं वी आर लाइकली विटनेसिंग द एंड ऑफ यूएस ग्लोबल डोमिनेंस। हम देख रहे हैं अमेरिका की जो एक ग्लोबल डोमिनेंस थी उसका अख्ताम देख रहे हैं, उसकी मौत देख रहे हैं। मच लाइक द फॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स एंड द 1956 स्विस कनाल क्राइसिस, बट सिग्निफिकेंटली मोर कॉन्सिक्वेंशियल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जुमला है। वो कहता है कि एग्जैक्टली जो कि ताज बरतानिया के साथ हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ था, जो जंग अजीम हुई थी, 2 जंग अजीम, पहली और दूसरी, उसके नतीजे में, और जो 1956 में स्विस कनाल क्राइसिस के दौरान हुआ था, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अमेरिका को गिरता हुआ देख रहा हूँ मैं। 1956 का जो स्विस क्राइसिस था वो क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट पे हमला किया था। स्विस कनाल जो कि इजिप्ट की थी उसको वो कंट्रोल करना चाहता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने उसको रोका, ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा और वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा शुरू हो गया था। 2026 की जो ईरान जंग है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया है हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए। देखिए वहाँ भी पानी शामिल था, स्विस कनाल, यहाँ भी पानी शामिल है। ईरान ने रेजिस्ट किया है, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, और एनालिस्ट कह रहे हैं, ये एग्जैक्टली तारीख ने अपने आप को दोहराया है 70-80 साल के बाद कि ये अब अमेरिकन एम्पायर का खात्मा है। डग केसी कहता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस द आउटकम ऑफ द ईरान वॉर विल मेक इट क्लियर टू द वर्ल्ड दैट द एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स। ये बड़ा सख्त जुमला कहा है उसने। वो कहता है चाहे कुछ भी हो, ईरान जंग का जो नतीजा है वो साफ बताएगा पूरी दुनिया को क्या ये बादशाह नंगा हो गया। ये उसके अल्फाज है, द एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स, यानी उसने उसको बेसिकली एक्सपोज करके रख दिया। दोस्तों, पियर्स मॉर्गन बड़े नामी ग्रामी एंकर हैं, आप उनको सुनते रहते हैं। पहले बड़े इजराइल नवाज थे, फिर इस जंग के बाद वो खिलाफ हुए, ब्रिटिश कमेंटेटर है। वो कहते हैं दिस ईरान वॉर इज सच अ मेस, ये इतना गदला हो चुका है पूरा मामला ईरान वॉर का, एंड विल ओनली गेट मेसियर, और ये मजीद खराब होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प शुड गेट आउट बिफोर इट इन्फ्लिक्ट्स इवन मोर इकोनॉमिक, पोलिटिकल एंड प्रेसिडेंशियल लेगेसी डैमेज। प्रेसिडेंट ट्रम्प को निकल आना चाहिए इससे पहले कि और भयानक नतायज हों इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे और ख़ुद इसकी ज़ात पे। ट्रस्ट योर गट मिस्टर प्रेसिडेंट, नॉट द वॉर हॉक्स। अपने अंदर के जो ज़मीर है ना, उसकी सुनो। जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं गिद्ध जो कि जंग चाहते हैं, उनकी मत सुनो। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये नेतन्याहू की तरफ इशारा है। कौन है जो ट्रम्प को उकसाता है वॉर के लिए? एक ही शख्स है दोस्तों, वो है नेतन्याहू। ये ब्रिटिश है, कंजर्वेटिव है, ये प्रो इजराइल आदमी है जो ये बात कर रहा है। और एक बड़ी खतरनाक बात बताने जा रहा हूं आपसे। रूबियो से पूछा गया अगर जंग फिर शुरू हुई तो फिर क्या कांग्रेस इजाज़त देगी या आपको कांग्रेस की इजाज़त चाहिए है? मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो रूबियो कहता है कि जो वॉर पावर्स एक्ट है वो 100% गैर आइनी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस से ताल्लुकात के लिए कुछ नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉलो करती रहेगी। वॉर पावर एक्ट्स क्या कहता है? 1973 में ये बना था वियतनाम के बाद, और वो कहता है कि सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर 60 दिन से ज़्यादा जंग नहीं लड़ सकता है। रूबियो कहता है कि लॉ है गैर कानूनी, लेकिन चलो हम फिर भी इसकी पासदारी करेंगे। अब कहीं ना कहीं इनके पास, अब ये क्यों कहा मैंने, ये खबर क्यों दी आपको कि ये भी एक उज़र आ गया ना इनके पास कि देखिए जनाब 60 दिन तो हमें हो गए, अब कांग्रेस ने हमें मना कर दिया, हम जंग नहीं कर सकते। तो हर वो उज़र तलाश किया। हालांकि यही वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं हमें कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कांग्रेस के पीछे छुप रहे हैं दोस्तों। और अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान इसमें से कहाँ गया? पाकिस्तान को तो बहुत अहम किरदार था, पाकिस्तान को लेके आते हैं। पाकिस्तान को मैं लेके नहीं आऊँगा, पाकिस्तान पहले से मौजूद है यहाँ पे। जेरेमी स्कैहिल एक एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं देयर इज एन इंटेंस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हैपनिंग एंड नॉट जस्ट Pakistan. Arakchi's visit to China is very significant. Depending on what the US is willing to offer, the situation could change rapidly in terms of agreeing to a negotiation framework. वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंटेंस सिफारती एक्टिविटी जो है ना वो तगोदो वो चल रही है, लेकिन अराकची चाइना भी गए हैं। आपको मैंने कल वीलॉग में खबर दी थी, आपको पता है ना, मैंने कहा था आपसे कि अराकची चाइना जाएंगे, तो ये अभी कंफर्म हो गया। अराकची चाइना गए हुए हैं और ये डिपेंड करता है कि यूएस ऑफर क्या करता है और फिर चाइना कैसे रिएक्ट करता है। ये बहुत ज़रूरी है। ईरान सारे फैसले अपने तय नहीं कर सकता क्योंकि चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और चाइना से कहीं ना कहीं मशावरत के बाद ही ईरान जवाब दे पाएगा अमेरिकन ऑफर का, जो अमेरिका ऑफर करेगा। चाइना अब इस खेल में बाकायदा तौर पर है। अमेरिका
के साथ जो चाइना के रवाबित हैं वो ख़राब है पिछले कई महीनों से, और ट्रंप की वजह से ख़राब है। चाइना गारंटर बन सकता है, पाकिस्तान मीडिएटर बन सकता है, अमेरिका अकेला निगोशिएट कर रहा है। अब आप देखिए कि ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, और एक नई खबर मैं आपको बताता हूं मजे की, सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं हाथ मिलाने को तैयार है ईरान के साथ। ये भी एक बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। इसके बारे में जैसी तस्दीक हो जाएगी इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग्स में कहीं ना कहीं इसकी कंफर्मेशन भी दे दूंगा। दोस्तों, अब 36 घंटे में प्रोजेक्ट फ्रीडम सस्पेंड होता है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होता है, अमेरिका यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहा है। याद कीजिए, यही वो अमेरिका है जिसने 28 फरवरी को यूएन को बाईपास किया था और अब वो यूएन से भीख मांग रहा है। सूरत हाल नाज़रीन मैंने आपके सामने पूरी की पूरी खोल के रख दी है। ये वो तज्जिए हैं, ये वो खबरें हैं जो कि क्रेडिबल सोर्सेज से आती हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने पहले कभी बताया नहीं होगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें तो तमाम सोर्सेज को भी बताया जाता है कि सोर्सेज क्या क्या थे, ताकि क्रेडिबिलिटी और बेहतर हो सके। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पर मैं लाइव आता हूं और वहां पे लाइव कॉल्स भी लेता हूं। उसके लिए फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।